नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है और आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं सिसोदिया। आपको बता दें कि 18 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को आखिरकार कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई है। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि कई बार इस मामले पर सुनवाई हुई और उसके बावजूद भी कोर्ट की तरफ से सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पाई। लेकिन आज का दिन बेहद अहम था मनीष सिसोदिया के लिए और आज जो है उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई है। ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? कि ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशनिस्ट में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। तो सुन रहे थे आप, इस वक्त वकील जो है उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि आज जो है जमानत दे दी गई है मनीष सिसोदिया को। और साफ तौर पर संजय सिंह को भी आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के सांसद, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ये 17 महीने जो अंदर काटे हैं मनीष सिसोदिया ने, हमारे नेताओं को गलत तरीके से फंसाया गया, उन्हें जेल के अंदर रखा गया और इतने महीने तक जो दिल्ली का विकास नहीं हुआ, स्कूलों का विकास हो सकता था, शिक्षा का विकास हो सकता था। लेकिन अब वो सवाल और विपक्ष जो है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहा है। लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है कि आखिरकार 17 से 18 महीने जेल के अंदर बिताने के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत, ये बेल दे दी है। अब देखना होगा कि कितनी देर बाद मनीष सिसोदिया जो है जेल से बाहर आते हैं और जेल से बाहर आने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, वो मीडिया से क्या बोलते हैं, इस पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि 17 से 18 महीने वो जेल के अंदर बंद थे। और जयपुर के कालाडेरा से बड़ी खबर यह है कि कास्टिंग फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला सामने आया है। पुलिस ने फैक्ट्री को सीज किया है। हादसे में फैक्ट्री संचालक की लापरवाही आ रही है सामने। फैक्ट्री संचालक और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज, धारा 110 और 289 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया है। ठेकेदार समेत अन्य की पुलिस तलाश कर रही है। तो कास्टिंग फैक्ट्री में ब्लास्ट का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि हादसे में फैक्ट्री संचालक की लापरवाही जो है वो सामने आई है। फैक्ट्री संचालक और ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। धारा 110 और 289 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया है। इस दौरान ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। ठेकेदार समेत अन्य की पुलिस तलाश कर रही है। जयपुर के कालाडेरा से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल इस फैक्ट्री को सीज जो है वो कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, कल इसी फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ था और एक बड़ी लापरवाही संचालन के दौरान सामने आई थी। तो फैक्ट्री संचालक और ठेकेदार के खिलाफ मामला जो है दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर कई लोग घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्योंकि जब यह हादसा हुआ था उस वक्त मजदूर फैक्ट्री के अंदर ही मौजूद थे। ऐसे में फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो तय मानक है उसके आधार पर जो है फैक्ट्री का संचालन नहीं किया जा रहा था। अब ठेकेदार समेत अन्य की तलाश भी पुलिस कर रही है इस पूरे मामले पर और फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। फैक्ट्री में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि कल जो हादसा हुआ था वो बेहद ही भयानक हादसा था, जिसमें कई लोग
गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मजदूर जो अंदर काम कर रहे थे वो बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। संवाददाता हीरालाल इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। हीरालाल, कल जो हादसा हुआ था उसके बाद जानकारी आज सामने आ रही है कि फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है, क्या खामियां मिली है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कालाडेरा स्थित कास्टिंग फैक्ट्री में कल एक बॉयलर में ब्लास्ट हो गया था, जिससे 2 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए थे। बाद में एक मजदूर की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत भी हो गई थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं है जो फैक्ट्री संचालक थी और जो उसके ठेकेदार थे, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई है। पुलिस की ओर से है जो मामला भी दर्ज किया गया है, एक धारा 110 के तहत किया है, जो कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने है जो फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है और जो फैक्ट्री के जो ठेकेदार थे, जो अन्य पार्टनर थे, उनकी तलाश कर दी है। ठीक है, लेकिन ठेकेदार कौन है और क्या इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है? क्योंकि संचालक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। कितने समय से ये फैक्ट्री का संचालन यहाँ पर चल रहा था, और अगर यहाँ पर तय मानक में जो इंतजाम है वो नहीं थे, तो इससे पहले आखिर कभी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल ये उठता है कि जब भी कोई हादसा होता है तो प्रशासन हरकत में आता है और उसकी जांच की जाती है। तब जो सुरक्षा मानकों की कमियां होती है, जो संसाधनों की कमियां होती है, वो सभी उजागर होती है, उसके बाद ही कार्रवाई करता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद हीरालाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबर दिल्ली से आपको दे रहे हैं, जहां पर आईएसआईएस के मोस्ट वांटेड आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर 3 लाख का इनाम था। गिरफ्तार आतंकी का नाम रिजवान अली है। वो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। आतंकी रिजवान अली दरियागंज का रहने वाला था। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का आतंकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार भी मिले हैं। पुणे मॉड्यूल के कई आतंकियों को पुणे पुलिस और एनआईए गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन रिजवान जांच एजेंसियों को चकमा देकर लंबे वक्त से फरार चल रहा था। देश 15 अगस्त 2024 को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां भी शुरू हो गई है। भारतीय सेना के 105 mm फील्ड गन ने अपनी 52 सेकंड में 21 राउंड फायर की ड्रिल शुरू कर दी है। तोपों से 52 सेकंड में 21 राउंड फायरिंग की गई। ये देश की पहली स्वदेशी गन है जो कि 17 किलोमीटर से अधिक मार करती है। फायर कर रही है, ये ब्लैंक राउंड है और इंडियन फील्ड गन की ताकत 21 राउंड दागने हैं। जश्न आजादी की शुरुआत हो चुकी है। आज से हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। 9 अगस्त से शुरू होकर हर घर तिरंगा 15 अगस्त तक चलेगा। पिछले साल 23 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया गया था और इन सब के बीच तिरंगा बाइक रैली भी निकाली जा रही है। उसकी तैयारियां भी हो रही है और 13 अगस्त को तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। 13 अगस्त को भारत मंडपम से ध्यानचंद स्टेडियम तक तिरंगा रैली का आयोजन होगा, जिसमें कई सांसद शामिल होंगे। पिछले साल 15 अगस्त पर 10 करोड़ लोगों ने अपनी सेल्फी अपलोड की थी। इस बार भी पीएम मोदी ने लोगों से अपनी सेल्फी अपलोड करने की अपील की है। लोग अपनी सेल्फी हरघरतिरंगा.com पर अपलोड कर सकते हैं। पीएम मोदी ने इस अभियान की शुरुआत के साथ ही एक्स पर प्रोफाइल तस्वीर भी बदली है। पीएम ने एक्स प्रोफाइल पर तिरंगा लगाया है। 9 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जो है वो चलाया जाएगा। पिछली बार 2022 में हम 23 करोड़ से अधिक घरों तक तिरंगा पहुंचा पाए। 6 करोड़ लोगों ने सेल्फी अपलोड किया सम्मान के साथ में। 2023 में 10 करोड़ लोगों ने सेल्फी अपलोड किया। उसी अनुक्रम में एक बार फिर देश के हर घर तक तिरंगा पहुंचे, सम्मान के साथ में तिरंगा फहराया जाए। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन इसके दौरान किया जाएगा। तिरंगा दौड़ का आयोजन देश में अनेक स्थानों पर होने वाला है। मैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में मेरी बातचीत हुई है, स्टेक होल्डर्स के साथ में भी बातचीत हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के प्रत्येक राज्य में असीम उत्साह और ऊर्जा के साथ में इस कार्यक्रम को मनाने की तैयारी हो रही है।
तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स हैंडल पर जो अपनी प्रोफाइल है उसे बदल दिया है, जिसमें तिरंगा लगा दिया गया है। अब पीएम ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। आपको जानकारी दे दें कि अपने एक्स प्रोफाइल भी तस्वीर भी जो है वो बदल दी है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर एक भारतीय को घर पर तिरंगा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि 15 अगस्त के दिन हर और जहां भी नजर जाए वहां पर तिरंगा नजर आए। आपको जानकारी दे दें कि 13 अगस्त को बाइक रैली भी निकाली जाएगी। इसे तिरंगा बाइक रैली नाम दिया गया है, जहां पर लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तिरंगे झंडे को लगाने के लिए उनके घरों पर प्रोत्साहित किया जाएगा। और पिछले साल भी कुछ इसी तरीके का अभियान चला था। 9 से 15 अगस्त तक यह अभियान चलाया जाएगा। पिछले साल 23 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया गया था और 13 अगस्त को भी तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसमें लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि सभी लोग अपने घरों पर 15 अगस्त से पहले तिरंगा लगाएं और देश की आन बान शान इस तिरंगे की तस्वीर हर घर पर नजर आए। और वहीं सीएम भजनलाल ने भी अपनी एक्स प्रोफाइल पर तस्वीर बदली और लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उत्साहित मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं। मैं आप सभी से सविनय आग्रह करता हूं कि आप भी इसी प्रकार अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलें और हमारे गौरवशाली तिरंगे का उत्सव मनाने में मेरे साथ सहभागी बने। तो सीएम भजनलाल ने भी एक्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर जो है वो बदल दी है, तिरंगे के साथ अपनी प्रोफाइल को रखा है और साथ ही साथ एक्स पर ये पोस्ट भी किया है और सभी से ये निवेदन भी किया है और कहा है कि आप भी इस गौरवशाली तिरंगे का उत्सव मनाने में मेरे साथ सहभागी बने। तो सीएम ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रोत्साहित होकर मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं। मैं आप सभी से सविनय आग्रह करता हूं कि आप भी इसी प्रकार अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलें और हमारे गौरवशाली तिरंगे का उत्सव मनाने में मेरे साथ सहभागी बने। कृपया अपनी सेल्फी हरघरतिरंगा.com पर अवश्य साझा करें, ये भी सीएम ने लिखा है। सीएम ने आगे लिखा है कि आइए हम सब मिलकर #हरघरतिरंगा अभियान को ऐतिहासिक जन आंदोलन बनाने में अपनी बहुमूल्य सहभागिता सुनिश्चित करें। तो मुख्यमंत्री ने अपनी प्रोफाइल भी बदल दी है। आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा, हम सीएम की तस्वीर प्रोफाइल भी दिखा रहे हैं आपको, जहां पर सीएम की तरफ से भी अपनी तस्वीर बदल दी गई है और तिरंगा झंडा अपनी प्रोफाइल पर लगाया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि 15 अगस्त से पहले ये तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं और इस बार भी जोर शोरों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और उससे पहले तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। और बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि बांग्लादेश में नए चुनावों को लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और छात्र नेतृत्व के बीच मतभेद की खबरें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जल्द चुनाव चाहते हैं, जबकि छात्र संगठन ये चाहता है कि बांग्लादेश में चुनाव कुछ देर से हो। तारिक रहमान जल्द इसलिए चुनाव चाहते हैं ताकि बांग्लादेश के पीएम बन सके। तारिक रहमान को यह भी चिंता सता रही है कि अगर चुनाव में देरी हुई तो बीएनपी और जमात के पक्ष में मौजूदा समर्थन वाला माहौल कमजोर पड़ सकता है। वहीं बांग्लादेश में 100 घंटों से जारी हिंसा के बीच बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश से बहुत भारी संख्या में लोगों ने बंगाल में घुसने की कोशिश की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर से सटे पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर की है, जहां सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेश के लोग भारत की शरण मांगने लगे हैं और इन लोगों का कहना था कि बांग्लादेश में भारी हिंसा की वजह से उनकी जान को खतरा है। भारत से शरण मांगने वाले इन सैकड़ों लोगों में बहुत बड़ी संख्या बांग्लादेशी हिंदुओं की हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू नरसंहार जैसी स्थिति है। इस बात की आशंका हमने 5 अगस्त को ही जता दी थी कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी दुकानें लूटी जा रही है, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, उसकी वजह से बहुत भारी संख्या में बांग्लादेश से हिंदू पलायन हो सकता है। बांग्लादेश में इस वक्त 1 करोड़
10 लाख से अधिक हिंदू हैं और ये सभी हिंदू बांग्लादेश में असुरक्षित हैं। हालांकि आज किशनगंज में जिन लोगों ने भारत में शरण लेने की कोशिश की, उन्हें भारत बॉर्डर में घुसने से रोक दिया गया है। बीएसएफ ने सभी लोगों को समझाकर वापस लौटाने की कोशिश कर रही है। इन लोगों के लिए सबसे बुरी स्थिति यह है कि यह बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है और बॉर्डर पर इन्हें अधिक देर रुकने नहीं दिया जाएगा। तो आज जिस तरह बांग्लादेश के ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के इशारे पर विदेशी दखल अंदाजी हुई और इसकी वजह से बांग्लादेश आज दंगा देश बन गया, ऐसे ही आरोप कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर भी लग चुके हैं। राहुल गांधी पिछले ही साल भारत में अमेरिका और यूरोप को दखल देने की मांग कर चुके हैं। तब राहुल गांधी ने यह कहा था कि भारत में सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में है, इसलिए अमेरिका यूरोप को भारत में दखल देना चाहिए। यह रिपोर्ट देखिए। शेख हसीना ने बांग्लादेश किसके कहने पर छोड़ा? शेख हसीना की हत्या कौन करना चाहता था? क्या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वदेश वापसी करेंगी? अमेरिका और यूरोप से राजनीतिक शरण मांगने वाली खबरों में कितनी सच्चाई है? क्या आवामी लीग फिर से चुनाव लड़ेगी? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है और इन सभी सवालों का जवाब दिया है शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने। न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में सजीब वाजिद ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात से लेकर उनकी मां, अवामी लीग और खुद अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान शेख हसीना के बेटे ने कई हैरान कर देने वाले पर्दाफाश किए। सबसे पहले उन्होंने शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के पीछे की बहुत बड़ी वजह बताई। उन्होंने कहा अगर उनकी मां बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो उनकी हत्या कर दी जाती। ये जानते हुए भी शेख हसीना बांग्लादेश नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर बेटे की बात उन्होंने कैसे मानी, सुनिए। वो तो बांग्लादेश छोड़ के नहीं जाना she did not want to leave Bangladesh at all. बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे शेख हसीना अमेरिका या यूरोप के देशों में राजनीतिक शरण के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनके बेटे सजीब वाजिद ने इन सभी खबरों को मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने किसी भी देश से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। मेरी माँ कहाँ भी पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई करेगी नहीं, ये सब बकवास है। तो क्या शेख हसीना एक बार फिर अपने देश वापस लौटेंगी? वो कब तक देश से बाहर रहेंगी और किस देश में पनाह लेंगी? इन सवालों के जवाब भी सजीब ने खुलकर दिए। हमारी माँ बांग्लादेश में फिर जाते चाहती है। ये आज हो कल हो, एक दिन हमारी माँ बांग्लादेश फिर जाएंगी। सजीब ने बांग्लादेश के हालात की सच्चाई बताते हुए कहा कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। न्याय व्यवस्था की भी अर्थी उठ गई। अब जिसके हाथ में हथियार है उसी का कानून है। वहां तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लूटपाट चल रही है कंप्लीट देश में। बांग्लादेश में जिस आवामी लीग के नेताओं को ढूंढ कर चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है, क्या वो पार्टी फिर से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाएगी या फिर अब बांग्लादेश में बीएनपी ही एकमात्र राजनीतिक दल बचेगा? इस सवाल के जवाब में सजीब ने कहा कि आवामी लीग सत्ता में वापसी जरूर करेगी। आज हो कल हो वो वापसी करेंगे, अवामी लीग वापसी करेंगे। हमारे माँ प्रधानमंत्री ना हो कि ना हो, वो बांग्लादेश में रहेंगी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का ऐलान करने में सेना को देर नहीं लगी, लेकिन सवाल है कि सेना ने अंतरिम सरकार का ऐलान कैसे कर दिया, जबकि बांग्लादेश के संविधान में
अंतरिम सरकार जैसी ना कोई व्यवस्था है और ना ही कोई प्रावधान। बांग्लादेश में जो हो रहा है, इट इज ऑल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान में ये कुछ भी नहीं है। संविधान में इंटरिम गवर्नमेंट बोला कुछ भी नहीं है। अब यह साफ हो चुका है कि शेख हसीना अपने राजनीतिक जीवन में वापसी नहीं करेंगी, तो फिर आवामी लीग का अगला मुखिया कौन होगा? क्या मुजीबुर रहमान के खानदान से बांग्लादेश को कोई प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा? क्योंकि शेख हसीना के बेटे को सियासत रास नहीं आती, लेकिन अब बदले हालात में शायद उनका मन बदलने लगा है। हमारे पॉलिटिक्स करना की कभी इच्छा नहीं थी। शेख हसीना के परिवार को भारत से हमेशा ही सुरक्षा मिली है, पनाह मिली है, मुसीबत में साथ मिला है। इंदिरा गांधी सरकार के जमाने से भारत बांग्लादेश के दुर्दिनों में शेख हसीना परिवार की पूरी मदद की है। इस बार भारत ने शेख हसीना की जान बचाई, इसके लिए उनके बेटे ने मोदी सरकार का शुक्रिया कहा। मोदी सरकार हमारे माँ की जान बचा दी है, इसके लिए उनके प्रति हमारी शुक्रिया है। शेख हसीना की सरकार कट्टरपंथ के खिलाफ थी, आतंकी गतिविधियों के खिलाफ थी, आईएसआई के साजिशों के खिलाफ थी। सजीव के मुताबिक उनकी मां को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। हम मिलिटेंसी को ठेक दिया, हम आईएसआई को ठेक दिया। एकमात्र शेख हसीना ये कर सकती है। सोचिए जरा कि अगर शेख हसीना अपने प्रधानमंत्री आवास में मौजूद होती तो क्या होता। उन्मादी भीड़ जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास में घुसी, अगर शेख हसीना उनके हाथ लग जाती तो भीड़ क्या करती? अवामी लीग के 20 नेताओं की जिंदा कब्र बनाने वाले दंगाइयों का पहला टारगेट शेख हसीना ही थी। हम उनको अनुरोध किया जे तुमको अभी एट दिस मोमेंट हेलीकॉप्टर में उठना है, बिकॉज वो आपको मारेंगे। छात्र आंदोलन के नाम पर दंगाइयों ने जिस तरह से बांग्लादेश को जलाया, जगह जगह दंगा फसाद किया, पुलिस वालों की हत्याएं की, सेना को निशाना बनाया, दंगाइयों को इतनी ताकत देने वाला कौन था? किसने इन दंगाइयों के हाथों में हथियार दिए? सजीव वाजेद का इशारा साफ तौर पर आईएसआई की ओर था। स्टूडेंट के साथ बंदूक थे, ये बंदूक कहां से आई? स्टूडेंट तो हाथ तो बंदूक नहीं रहता। शेख हसीना के बेटे ने साफ कह दिया कि आवामी लीग संघर्ष नहीं चाहती, खून खराबा नहीं चाहती, अमन चाहती है। इसीलिए सजीव की पहली कोशिश है कि आवामी लीग के नेताओं की जान कैसे बचाई जाए। हम लड़ाई नहीं चाहते, तो हम हमारे दल का रक्षा करते हैं। न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में सजीव वाजेद ने हर उस सवाल का बेबाकी से जवाब दिया जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था, और शेख हसीना के बारे में उड़ रही अफवाहों पर ब्रेक भी लगा दिया। चलिए अब बात बारिश की कर लेते हैं, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। चमोली के निजमुल्ला घाट में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है। हिमाचल में एक बार फिर बादल फटा है। शिमला जिले में बादल फटने से करीब 14 लोगों की मौत की खबर आ रही है। फिलहाल वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बात यूपी की करें तो पूर्वांचल में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बाढ़ की वजह से काशी के मणिकर्णिका घाट पर बने छतों पर अब अंतिम संस्कार हो रहा है। गंगा आरती को सांकेतिक कर दिया गया है। जलस्तर बढ़ता रहा तो गंगा आरती गलियों में होगी। कानपुर में भी गंगा उफान पर है। प्रयागराज की बात करें तो संगम का जो पानी है वो बाढ़ का रूप ले रहा है। गंगा और यमुना की धारा गांवों और शहरों तक पहुंचने लगी है। लेटे हनुमान मंदिर पूरी तरह जलमग्न देखा जा रहा। मिर्जापुर में गंगा में हो रहे कटान से लोगों में दहशत है।
तो तस्वीरें आपके सामने है। चमोली, रुद्रप्रयाग, हिमाचल, कानपुर, वाराणसी, लेटे हनुमान मंदिर में किस तरीके से पानी घुसा हुआ है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरा जो परिसर है वो जलमग्न इस वक्त हो गया है। गंगा यमुना उफान पर है और नदी में कटान जो है वो मिर्जापुर में लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त नदी नालों पर पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक यही सितम है और उफान पर नदी नाले हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मुकेश भाकर से जुड़े मामले पर कहा है कि मुकेश भाकर ने उन्होंने आसान की खुली अवहेलना की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि कई कांग्रेस के सदस्यों ने भी बजट की प्रशंसा की थी। नवाचार के तहत वीर सावरकर की फिल्म और रात्रि भोज का भी आयोजन किया था, जिसे टालने का कांग्रेस के पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुद्दे को उछाला। निवेदन कर रहा था, विधानसभा में इस बार ऐतिहासिक बजट पेश हुआ और बजट सत्र पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। हमारे अध्यक्ष जी का ये निवेदन था, अध्यक्ष जी का ये मन इच्छा थी कि मैं विधानसभा सत्र के उपरांत कोई नवाचार के लिए 1-2 दिन रखूंगा और विधानसभा सत्र के उपरांत उन्होंने 2 दिन के लिए नवाचार रखा था और मेरे कांग्रेसी साथियों को ये लगा कि अब कुछ भी बजट सत्र में कोई आलोचना नहीं हुई है, बजट इतना बढ़िया हुआ है। स्वयं कांग्रेस के अनेक विधायकों ने खुले रूप से विधानसभा के पटल पर। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।